हाय फ्रेंड्स, इस क्लास में आज हम शुरू करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैराडे हैज डन मेनी वर्क्स ऑन दिस इलेक्ट्रोलिसिस और उनका लॉ बहुत काम आता है डेली लाइफ में, हमारे जो जिंदगी में इंडस्ट्रियल वर्क में बहुत काम आता है। आप इसको अच्छी तरह समझिए ना। फैराडेज had put forth two laws. One is Faraday's first law of electrolysis and second law भी है। तो अभी now we will discuss Faraday's first law of electrolysis. This law also tells that quantitative aspect of electrolysis. Electrolysis का quantitative aspect क्या है ना। quantitative means कितना परिमाण वहाँ डिपॉजिट होता है, कितना क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी जाता है। तो दैट्स द रिलेशन ऑल अबाउट Faraday's law, no? तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस और द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, लिबरेटेड और डिसॉल्व्ड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट। व्हाट इट मीन? मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी टैंक है, हमने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड के पास हो, इसके पास हो, ठीक है ना। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, या कॉपर डिपॉजिट हो रहा था या सोडियम डिपॉजिट हो रहा था, व्हाटएवर इट मे बी, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड और डिसॉल्व्ड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू द टैंक। यानी कितने हम यहाँ दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर इसका परिमाण डिपेंड करता है। आप समझ गए? मैथमेटिकली क्या होगा ना, W प्रोपोर्शनल टू Q। देखिए मैं इस तरह पढ़ता हूँ, इसको आप नोट कीजिए। W प्रोपोर्शनल टू Q implies W इज इक्वल टू ZQ। Z इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। implies W is equal to ZIT because we know Q is equal to IT. Q is the quantity of electricity in coulomb. If Q is the quantity of electricity in coulomb, 1 coulomb is equal to, we know, 1 ampere into 1 second, यानी 1 ampere electricity per second. So Q is equal to IT. So we can write W is equal to ZIT. W क्या हो गया? Where W is the mass of the substance deposited at the electrode. So we can write Z is equal to W by IT. If I is equal to 1 ampere and T is equal to 1 second, so what will happen? Z is equal to W. So we can conclude here, what is electrochemical equivalent? The quantity of the substance or the mass of the substance that is deposited at the electrode during electrolysis when 1 ampere of electricity is passed for 1 second। समझ गए आप? इसका मतलब Z इक्वल डब्ल्यू अगर हम बोल रहे हैं, कब Z इक्वल डब्ल्यू हो रहा है, यानी मास कब Z के साथ बराबर हो रहा है, जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक टैंक में हम फ्लो कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जितना मास वहाँ डिपॉजिट होता है दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आप समझ गए? आप इसको अच्छी तरह समझिए और इसको नोट कीजिए, है ना। यहाँ ये फिगर भी आपका एग्जाम जब आएगा ना, एग्जाम में आप ये फिगर करना और वैसे ही इसको लिखना, क्योंकि ये सारे स्टेट बोर्ड या CBSE में ये एग्जाम आता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 1 फैराडे इज इक्वल टू, 1 फैराडे इज इक्वल टू, आप नोट कीजिए, 96,500 कूलम। समझ गए? इसका मतलब क्या है? द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। कूलम जैसा फैराडे एक इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा यूनिट है। कूलम इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट है, तो फैराडे एक बड़ा यूनिट है। कैसे? 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। समझ गए ना? तो ये कहाँ से आया? इट हैज़ बीन नेम्ड विद द नेम ऑफ फैराडे, साइंटिस्ट फैराडे। तो वी नो 1 इलेक्ट्रॉन इज कंज्यूम्ड टू डिस्चार्ज 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ कंज्यूम होता है तो एक पॉजिटिव चार्ज निकलता है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो n इलेक्ट्रॉन इज कंज्यूम टू डिस्चार्ज n पॉजिटिव चार्ज। n मीन्स एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.023 10^23 नंबर अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ कंज्यूम होता है तो हाउ मच पॉजिटिव चार्ज विल एबव, दैट इज n पॉजिटिव चार्ज। So we know charge of one electron is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। तो चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा ना 6.023 into 10^23 into 1.6 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा 96,500 कूलम, दैट इज नोन एज 1 फैराडे। आप समझ गए 96,500 कहाँ से आया ना, द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है दैट इज नोन एज 1 फैराडे, दैट इज 96,500। समझ गए आप। अब देखिए 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज कंज्यूम्ड, 1 फैराडे चार्ज 96,500 चार्ज इज कंज्यूम्ड, n पॉजिटिव चार्ज, n पॉजिटिव अगर 1 फैराडे हम करंट देंगे, चार्ज कंज्यूम करेंगे तो कितना ना एवोगाड्रो नंबर पॉजिटिव चार्ज होगा। हमने यहाँ से निकाला जैसे 1 पॉजिटिव चार्ज तो कितना होगा n पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। यानी n पॉजिटिव चार्ज निकलने के लिए यानी नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकलने के लिए क्या ना, टू डिपॉजिट और लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। हम इक्विवेलेंट कंटेंट्स पढ़े थे, आपको याद होगा इक्विवेलेंट कंटेंट्स पढ़े थे। तो क्या होगा n पॉजिटिव चार्ज हमको निकालने के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, लिबरेट होगा वहाँ, ठीक है ना। तो 1 कूलम चार्ज यानी 1 फैराडे था, 1 कूलम करें तो कितना होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट बड़े 96,500 बिकॉज 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500। 1 कूलम क्या है, अगर W इज इक्वल टू जेड व्हेन Q इज इक्वल टू 1 हमने अभी पढ़ा था, W इज इक्वल टू जेड Q इज इक्वल टू 1 जब था, यानी कूलम अगर करंट 1 है 1 कूलम है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड। समझ गए ना आप। तो क्या हो गया 1 कूलम चार्ज 1 ग्राम इक्वल टू 96,500, यानी जेड इज इक्वल टू 1 gram equivalent is nothing but E. You can write chemical equivalent or equivalent to a mass divided by 96,500. This is a formula you have to remember. Chemical equivalent by 96,500 or 1 Faraday. Z is equal to chemical equivalent of the substance divided by 96,500। यानी जो भी सब्सटेंस हम लेंगे, मान लीजिए CuSO4 ले रखें तो CuSO का इक्विवेलेंट मास कितना है डिवाइड 96,500 अगर कर देंगे तो उसका कितना हो जाएगा जेड निकल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। आप समझ गए। तो ये फैराडेस फर्स्ट लॉ में हमने ये जाना जितना क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट होगा। समझ गए। अगर इधर कम सप्लाई करेंगे तो इधर कम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और उनका ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं दैट इज जेड इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 96,500 you have to remember, and W is equal to ZIT, that also you have to remember. This is the formula, you have to remember both the formula. Z is equal to E by 96,500 एग्जाम में आता है 1 Faraday is equal to the charge of dash number of electrons, that is n number of electrons और 1 mole of electrons और 1 Avogadro number of electrons। समझ गए। तो इसको आप अच्छी तरह नोट कीजिए और याद कीजिए, ठीक है ना। देखिएगा आसान सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। एटॉमिक मास ऑफ जिंक कितना दे रखा है 65। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने अभी क्या लिखा, जेड इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 96,500 इज नथिंग बट इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ एटॉमिक मास ऑफ जिंक दे रखा है, तो जिंक का एटॉमिक मास अगर है तो उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा ना 65/2, क्योंकि जिंक का वैलेंसी कितना है 2 है। तो एटॉमिक नंबर बाई वैलेंसी, एटॉमिक नंबर बाई वैलेंसी, तो वैलेंसी 2 है तो 65/2 कितना हो जाएगा 32.5। समझ गए। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 32.5। तो बिल्कुल आसान है, जेड इज इक्वल टू 32.5 डिवाइड बाई 96,500। तो इसका कैसे हम निकालेंगे, हमने आपको फंडामेंटल न्यूमेरिकल में सिखाया था, न्यूमेरिकल फंडामेंटल पे। अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं। ये दोनों क्या करेंगे, पहले यहाँ से डेसिमल घटाएंगे तो कितना हो गया 325 डिवाइड बाई 96। 3 शून्य जगह अगर इधर 10 गुना करेंगे इधर भी 10 गुना करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ 325 है, इधर कितना है
1 2 3 4 5 6 इधर 3 डिजिट हमको दोनों को बराबर करना चाहिए। तो हम अगर बराबर करेंगे हम ऐसा करेंगे, ये तीनों को हटा देते हैं, इंटू 1000 कर देते हैं, इंटू 1000, राइट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी ऊपर छोटा डिजिट है नीचे बड़ा डिजिट है, तो ऊपर को क्या करना चाहिए, हमको बड़ा डिजिट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3250 डिवाइड बाई 965 इंटू, इसमें कितना जीरो लगा देंगे, 4 जीरो। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, ये आप देखिए, 9 ये 3 ये 32, 9 तिया 27, 9 चौ 36, यानी 3 गुना करीब करीब हो रहा है, 9 तिया 27, और ये 6 तिया 18, 27 18 28, और बहुत कम हो रहा है। यानी अगर उसका आधा करते हैं, 9 तिया 27, 9 आधा 4 आधे 27 4, यानी कितना हो गया, 3.5 करीब गुना हो गया, 3.5। यानी 9 अगर इंटू 3.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 प्लस 4.5 यानी 31, यानी इसके बगल वाला, यानी 3.5, ये इसका, ये जो ऊपर वाला कितना, 3.5 गुना है। समझ गए आप, डिनोमिनेटर से इसका 3.5 गुना है। तो हम क्या करेंगे, अभी नीचे को इसको जीरो करेंगे पहले, तो 3250 डिवाइड है 965 माइनस 65 है ना, क्योंकि हमको जीरो करना है ना। तो ऊपर कितना करेंगे, 3.5 गुणेंगे इसमें 6.5, 65 इंटू 3.5 गुणेंगे तो कितना हो गया, 5 18 9195 डिवाइड है 32.5, 7 2 2, ये 0.5 हटा दो, 227 हम माइनस कर लेते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं चाहिए। हमने बोला 3.5, 65 का 3.5 अगर हम गुना करते हैं तो करीब 227, तो हम यहाँ से 227 क्या कर दिए, घटा दिए, ऊपर नीचे 10⁴ 4 जीरो है। तो अभी कितना हो गया, 0 7 3 4 2 2, यहाँ 2 2 0, दिस इज 3 डिवाइड बाई 900 इंटू 10⁻⁴। अब इसको हम घटा डिवाइड आराम से कर सकते हैं। 9 तिया 27, 3 2, 9 तिया 27, 5 53, 954 करीब करीब, हाँ 954, 9 पंचा 45 है ना, डट 8 8 72, बस इतना रखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह हो गया 0 0 इंटू 10⁻⁴, यानी 10⁻6 हो गया, कितना हो गया, 10⁻6 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 10⁻6। इसको हटा देंगे तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 0 3 0 3 5 है, तो 10 1 0 0 0 3 3 5 इज द आंसर। समझ गए, हमको इसको डिवाइड नहीं करना पड़ा, बिल्कुल आसान से यहाँ कर रहे हैं आप, इसको प्रैक्टिस करो, बिल्कुल 1 मिनट में काम खत्म या 2 मिनट में काम खत्म। इसको मुंह में गुणा करना पड़ेगा, तो आप समझ गए ना, ये आंसर, ठीक है। ये टेक्निक है, आप इसको रिमेंबर करो, ये जहाँ भी आप जिस एंट्रेंस देना दो ना क्यों, ये अगर फार्मूला आप प्रैक्टिस करें, अप्लाई कर दे तो आपका काम बन जाता है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे फैराडेस सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। सेकेंड लॉ इज एन एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ व्हाट ही हैज गिवन। सो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, फर्स्ट यू नो द डेफिनेशन। द लॉ स्टेट्स दैट when same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series, the amount or the quantity of the substance deposited or liberated at each electrode are directly proportional to their equivalent masses. अब यहाँ लिखा है, आप इसको लिख लीजिए। The law states that when same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series, then the masses of different substances liberated or deposited at electrodes are directly proportional to their equivalent masses. इसको समझने के लिए हमने यहाँ देखिए एक वोल्टामीटर का फिगर बनाया हुआ है। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये सेल में इलेक्ट्रिक सेल में कॉपर सल्फेट, और इसमें H2SO और सल्फ्यूरिक एसिड ले रखे हैं। ये सारे सीरीज कनेक्शन है। ये देखिए, इसका कैथोड और इसका एनोड सीरीज, इसका कैथोड इसका एनोड सीरीज, और ये एनोड अभी यहाँ की है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्शन है, और इसका कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन है। आप समझ गए। तो अगर हम इधर पावर सप्लाई करते हैं थ्रू बैटरी, व्हाट विल हैपन, आप जानते हैं, जो पहले हम समझ रहे थे कि कैटायन कैथोड के पास जाएगा, आनायन एनोड के पास आएगा।
ये सभी में वही चीज होगा। यहाँ ए जी जाएगा कैथोड के पास, इधर क्या हो जाएगा ए जी प्लस, एज में कन्वर्ट हो जाएगा और NO3 इधर आएगा। कॉपर इधर जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा कैथोड के पास, SO4 इधर आएगा और H प्लस इधर जाएगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये लॉ क्या बोल रहा है, ये एक सीरीज में कनेक्शन है, मतलब ये बैटरी का जितना इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है इट इज सेम टू ऑल द 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, यानी इसको जितना करंट मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है, इसको भी इतना मिल रहा है। तो मान लीजिए इधर हमारा W mass, W is the mass of the substance deposited at cathode. WAG means क्या है ना, mass of silver, W copper means mass of copper, WH means mass of hydrogen deposited at electrodes। समझ गए आप? तो उसको क्या है मैथमेटिकली WAG प्रोपोर्शनल टू AG, वो बोल रहे हैं इक्विवेलेंट मास के साथ प्रोपोर्शनलिटी होगा। तो WAG प्रोपोर्शनल टू EAG, WCU प्रोपोर्शनल टू ECU, WH प्रोपोर्शनल टू EH। वो क्यों बोल रहे हैं? दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए कैसे हम फर्स्ट लॉ में क्या पढ़े थे, अगर बस इसी को हम डिस्कस करते हैं। इसमें मान लीजिए Q कूलम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, Q कूलम इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, तो वी कैन राइट WAG इक्वल टू ZAGQ। Z इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रिक सेल्स। समझ गए आप? तो WC इक्वल टू ZCQ, जैसे फर्स्ट लॉ में हमने किया था, WH इक्वल टू ZHQ। इसका हमने लिख दिया द मास ऑफ सिल्वर, द मास ऑफ कॉपर, द मास ऑफ हाइड्रोजन। अभी इक्वेशन आई डबल आई ट्रिपल आई देखा, अगर इक्वेशन आई को इक्वेशन डबल आई में डिवाइड करें तो क्या होगा, WAG बाई WCU इज इक्वल टू ZAG बाई CU, बिकॉज Q कैंसल, और ZAG में यहाँ हम 9635 यानी 1 फैराडे मल्टीप्लाई करें, इधर 1 फैराडे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, EAG बाई ECU, है ना। इट इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो यहाँ क्या हो गया, WAG प्रोपोर्शनल टू EAG हमने यहाँ जो लिखा है, समझ गए, या WCU प्रोपोर्शनल टू ECU जो हमने यहाँ लिखा है। वैसे ही अगर हम डबल आई को ट्रिपल आई में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, WCU बाई WH, इधर कितना हो जाएगा ZCU बाई ZH, वही 1 फैराडे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया ECU बाई EH। तो ये क्या हो गया WH प्रोपोर्शनल टू EH, यहाँ भी हमको मिल गया। तो ये प्रूफ हो जाता है, आप समझ रहे हैं ना। तो आप मेरे को बताइए इसमें ये सभी और तीनों ही इसमें किसमें सबसे ज्यादा डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन ज्यादा डिपॉजिट होगा, या कॉपर ज्यादा डिपॉजिट होगा, सिल्वर ज्यादा डिपॉजिट होगा? आप सोच के बताइए कौन ज्यादा डिपॉजिट होगा, बताइए मेरे को। सबसे ज्यादा सिल्वर डिपॉजिट होगा। क्यों? सिल्वर का सबसे ग्राम इक्विवेलेंट मास ज्यादा है, सिल्वर का 107 है, कॉपर का 62.5 है और हाइड्रोजन का 1 है ना। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सिल्वर का डिपॉजिट होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द कैटायन यानी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट व्हाट इज वी हैव टेकन इन द इलेक्ट्रिक सेल। आप समझ गए ना। तो ये सेकेंड लोग अच्छी तरह इसको समझिए, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और हम ये इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, सो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, यहाँ देखिए, सो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइड बाई मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मास ऑफ डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। समझ गए। इसको भी लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड। इसको हम लिख सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। इसको याद रखने से हमको ये पता चल जाएगा, ये डेफिनेशन भी पता चल जाएगा। डेफिनेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सिर्फ फास्ट लगा एक्सटेंड किया हुआ है। उसमें बोल रहा था तो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी सेल। यहाँ वही बोला, लेकिन क्या बोला, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स, बिकॉज हियर मोर देन वन इलेक्ट्रोड्स which are connected in series, the electrolytes are connected in a series। समझ गए, that will be proportional to their equivalent masses। तो equivalent mass कहाँ से आया, हम यहाँ कर दिए, बिल्कुल आसान है, समझ गए आप। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम हम कर रहे हैं अभी। अभी देखिए
हमने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास साइमल्टेनियसली थ्रू acidulated water and a copper sulfate solution, weight of hydrogen and copper liberated is 0.0132 and 0.4164 gram respectively. Calculate the equivalent mass of copper. है ना, इसमें दे रखा है क्या, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक में क्या ले रखा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरे में एसिडुलेटेड वाटर। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट, यहाँ एसिडुलेटेड वाटर हम ले लेंगे, ठीक है ना। अगर एसिडुलेटेड वाटर हम ले रखें तो इसमें हम कुछ एसिड डाले होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें पावर सप्लाई कांस्टेंट है क्योंकि दिस इज आल्सो इन सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ क्या दे रखा है, मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज इक्वल टू 0.0132 ग्राम गिवन डाटा। मास ऑफ कॉपर कितना लिबरेट हुआ है, 0.4164 ग्राम, ठीक है ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन हमको पता है दैट इज 1। सो पूछा है कर लो द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर निकालना है। इट्स वेरी इजी, वी नो, अप्लाई सेकेंड लॉ WH by WCU इज इक्वल टू EH by ECU, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, और इंप्लाइज हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 0.0132 डिवाइड बाय 0.4164 इज इक्वल टू EH का कितना 1 इक्विवेलेंट मास, और ये हमको निकालना है। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 0.4164 डिवाइडेड 0.0132। समझ गए, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये जो आ गया 0.4164 डिवाइडेड 0.0132, हम इसको कैसे निकालेंगे, आप उसको डिवाइड करोगे टाइम लगेगा। तो जो हमारा फॉर्मूला हमने आपको बताया था फंडामेंटल न्यूमेरिकल में, अब देखिए 4164 डिवाइड 132 हमने कर दिया क्योंकि डेसिमल को हटा दिया, समझ गए ना। लेकिन मैं बोला था मेरे को ऊपर जितना डिजिट उतना डिजिट चाहिए, तो ऊपर 4 है नीचे 4 है, तो मैं यहाँ 0 लगा दिया, ऊपर 10 गुना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर यहाँ मैंने देखा ये 4164/1320, इसका ये कितना गुना है करीब करीब, आप देखिए 13 और 41 को ले लीजिए, 13 39 और 2 बच रहा है, तो 2 बच रहा है, मतलब अगर हम 1320 में से कितना घटाएंगे 320 घटाएंगे, यानी 1000 होगा, तो हम 320 तो घटाना ही है, 320 के पहले 3 गुना कर देंगे क्योंकि 3 गुना पहले से, तो कितना हो गया 960। लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा है, मैं 50 जोड़ दिया। आज कोई बोलेगा नहीं सर क्या आपने 50 क्यों जोड़ा, 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 40 जोड़ेंगे, लेकिन 100 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए ये 200 के ज़्यादा हो रहा है, 1320 39 हो रहा है ना, तो 39 41 यानी 200 के करीब, 2 से करीब 3 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 करीब मैंने जोड़ दिया, तो इतना होगा 320 × 3 960 50 1010 मैंने माइनस कर दिया। आप समझ गए, ये 1010 कोई अगर 1015 माइनस कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, किसी का 1020 हो गया कोई दिक्कत नहीं है, या किसी का 1012 हो गया कोई दिक्कत नहीं, दैट डज नॉट मैटर एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो हमने यहाँ 1010 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 3154 डिवाइड 1000 इंटू 10, ये 10 था तो 10 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 155/3154/100 इज इक्वल टू 31.54। आप समझ गए। अगर ये थोड़ा सा इधर उधर होगा ना, ये पॉइंट में फर्क होगा, दैट डज नॉट मैटर, उसका आंसर के साथ इतना बहुत कुछ फर्क नहीं आएगा, और इतना करीब वाला आंसर कभी कुछ एग्जाम में आता नहीं है, समझ गए आप। तो ये आपका आ जाएगा सही आंसर, आप समझ गए। ये टेक्निक जरूर आप रटना और जरूर प्रैक्टिस करना, बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे ना, आप देखना मेरा जो टेक्निक है आपको कितना अच्छा हेल्प कर रहा है। यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज रियली यूनिक एंड यू विल गेट द मच बेनिफिट आइदर इन व्हाटएवर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू विल गेट बेनिफिट, मच बेनिफिट, ठीक है। अभी आप इसको समझ गए, वैसे ही प्रॉब्लम 2-4 करना, उसके बाद आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द इलेक्ट्रोलिसिस मेनली अप्लाइड फॉर 4 पर्पजेस। नंबर 1 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नंबर 2 इलेक्ट्रोटाइपिंग, नंबर 3 इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, नंबर 4 इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। Electroplating is carried out for basically 3 purposes. Number 1 decoration, number 2 protection, number 3 repairs. ये डेकोरेशन क्या है, आप देखे होंगे जो इमिटेशन बाजार में मिलता है, जैसे गले का हार, मंगलसूत्र जो वोमेन के लिए मिलता है, ज्वेलरी, बहुत से इमिटेशन आते हैं, यानी वो गोल्ड का लेप दिया जाता है।
या जो इसका भी आता है, किसका नाम, सिल्वर का भी आता है, सिल्वर उस पर लेप दिया जाता है, तो इमिटेशन हम बोलते हैं उसको, इमिटेटेड, है ना, इमिटेटेड ज्वेलरी यानी इमिटेशन ज्वेलरी उसको बोलते हैं। तो उसके वजह से डेकोरेशन वो होता है, उसको डेकोरेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा प्रोटेक्शन, अब मान लीजिए जंग रोध हम बनाना चाहते हैं कि कहीं जंग लग जाता है आयरन के ऊपर, तो आयरन के ऊपर हम जिंक कोटिंग दे देते हैं, तो रस्टलेस हम उसको बोलते हैं। तो वहाँ प्रोटेक्शन के हिसाब से उसको एक्सेप्ट किया जाता है, यानी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कैरिड आउट। ये सुपीरियर मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ओवर इन्फीरियर मेटल, यानी इन्फीरियर मेटल के ऊपर एक सुपीरियर मेटल जो रस्ट लेस यानी रस्ट नहीं होगा उसको दिया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। उसका रिपेयर्स अगर टूट गया है दोनों, तो वी कैन मेक देम जॉइंट, समझ गए, बाय दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होता है, बिल्कुल वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे होता है। आप देखिए हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया है, इसमें क्या लिखा है, क्या लिया है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम आर्जेंटो सियानाइड, ठीक है ना, पोटेशियम आर्जेंटो सियानाइड ले रखा है, और एनोड भी सिल्वर का है, और कैथोड जिसके ऊपर हमको करना है क्या, सिल्वर का लेप देना है, सिल्वर का लेप देना है, हमने उसको यहाँ ले रखा है, ठीक है ना, प्लैटिनम हो कुछ भी हो, उसके ऊपर हम क्या करेंगे ना, सिल्वर का लेप हमको चढ़ाना है, यानी वी हैव टू कोट सिल्वर ऑन दिस आर्टिकल। सपोज एक स्पून है, स्पून हम सिल्वर का बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बैटरी है और की है, हम इसको दिए अभी करंट सप्लाई किया, तो ऑटो हैपन। आप देखिए पहले पोटेशियम आर्जेंटो सियानाइड जब हम सोल्यूशन बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या हो जाएगा, K प्लस प्लस AgCN2 होल माइनस, ये आयोनाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद AgCN2 क्या हो जाएगा, Ag प्लस प्लस 2HCN माइनस हो जाएगा। ये इसके अंदर की बात है, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम आर्जेंटो सियानाइड, समझ गए आप। अभी इसके अंदर रह गया। तो जैसे ही हम पावर सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, कौन जाएगा, Ag प्लस जाएगा किसके पास, कैथोड के पास जाएगा, Ag प्लस जाएगा, AgCN से Ag प्लस जाएगा, Ag प्लस विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Ag, सिल्वर विल डिपॉजिट ओवर दिस स्पून, समझ गए, सिल्वर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इधर क्या होगा, एनोड में क्या होगा, इधर सिल्वर एनोड है, Cn माइनस आगे हम पहुंचेगा, सिल्वर माइनस 1 इज इक्वल टू Cn गिव्स Cn। Cn क्या करेगा, इसके अंदर जो Ag है फिर Ag के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा, ये जो हमारा Ag हम एनोड दे रखे हैं, Ag प्लस Cn AgCN हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो KCN हमारा है वो क्या करेगा, KCN प्लस AgCN रिएक्शन करके फिर K AgCN2, यानी फिर अपना पहले वाला वो दे देगा, इलेक्ट्रोलाइट दे देगा। सो इट विल बी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इधर ये खत्म होता जाएगा सिल्वर एनोड, और हमारे यहाँ कोटिंग होता जाएगा। आप समझ गए, यानी ये जो क्या एनोड से सिल्वर जाएगा और इसके ऊपर लेप होता चला जाएगा, समझ गए ना। तो ये क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ है सबसे समझने वाली बात, वी हैव टू सिलेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द इलेक्ट्रोड्स विथ वेरी केयरफुल कंसिडरेशन, कोई किसके साथ इंटरेक्शन क्या कर रहा है। पहली बात, जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो कैसे आसान होगा, एट व्हाट कंडीशन, इट शुड बी चीप। जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे वो सस्ता होना चाहिए, अगर महंगा होगा तो फिर हमको दिक्कत होगा ना, कहाँ से इतना लाएंगे लगाए। इट शुड बी चीप, इट शुड बी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और इट शुड बी गुड कंडक्टर का होना चाहिए, नहीं तो कंडक्टर नहीं होगा तो फिर हमारा मकसद ही नहीं पूरा होगा। और हाईली सॉल्युबल होना चाहिए, यहाँ हम लिख रखा है हाईली सॉल्युबल, ये भी हाईली सॉल्युबल होना चाहिए, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और शुड नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए, और अपने आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं करना चाहिए। जब हम ये देंगे, पावर देंगे या इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे, तभी हमारा इधर रिडक्शन होना चाहिए, इधर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। आप समझ गए, ये बिल्कुल ये फिगर याद रखिए, एग्जाम में आता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे एक बार आ जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिए, ये थ्योरी आपको पता चल गया, आप इसको भी आसानी से कर सकते। तो जैसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया, इसी टेक्निक के पर प्रोटेक्शन भी किया जाता है और रिपेयर्स भी किया जाता है, ठीक है ना। अभी हम इलेक्ट्रो टाइपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए हम इलेक्ट्रो टाइपिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रो टाइपिंग क्या है, आप देखेंगे जो स्टाम्प हमारा ज़रूरत का लाते हैं, स्टाम्प खरीद के, जो प्लास्टिक से या रबर से होता है स्टाम्प, है ना, रबर के ऊपर हम शब्द में लिखते हैं जो हमारा चाहिए, जो नाम वगैरह कुछ चाहिए, तो वो एम्बेडेड जैसे लगता है, ऊपर उठते हुए लगता है। तो वैसे ही
जब प्रिंटिंग होता है कपड़ा तो वो ब्लॉक बनाया जाता है। मान लीजिए हमको एक डिजाइन चाहिए, और डिजाइन क्या है ना, कपर में होना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह उसको खराब नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, पहले वो डिजाइन को पहले बनाएंगे, उसको लाके एक वैक्स लाएंगे, वैक्स के सीट लेंगे, वैक्स के सीट के ऊपर जो डिजाइन चाहिए हम उसको दबा देंगे, उसका इंप्रेशन आ जाएगा, मान लीजिए डिजाइन चाहिए, ये एक वैक्स है, ये वैक्स के ऊपर हमने दबा दिया तो उसका क्या हो जाएगा, ये इधर गड्ढा हो जाएगा, जो डिजाइन के हिसाब से गड्ढा हो जाएगा, जो डिजाइन चाहिए हमको वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तो ये वैक्स को जो गड्ढा हो गया, ये गड्ढा के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए हम कॉपर सल्फेट इसके अंदर डाल देंगे, समझ गए आप। तो कॉपर सल्फेट डाल के ये इसको ले लीजिए, इधर रख लीजिए, कौन सा है जो वैक्स को रख लीजिए। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है कॉपर सल्फेट, तो इधर ला के आप ये कनेक्शन कर दीजिए, इलेक्ट्रोड कैथोड कनेक्शन कर दीजिए। मान लीजिए हमने ले रखा है यहाँ कॉपर, ये भी कॉपर कैथोड, और इसके अंदर हमने क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल रखा है, और इधर भी कॉपर सल्फेट डाल रखा है, ठीक है ना। तो ये कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है। तो अभी क्या होगा आप समझिए, तो ये जाके कहाँ पे डीजल होगा, यहीं पे डीजल होगा, समझ गए ना आप, बिकॉज दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर। तो ये जो कॉपर जाएगा इसी के अंदर ही रहेगा, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा तो ब्लॉक फॉर्मेशन हो जाएगा, तब हम उसको ला लेंगे, बाहर ले आएंगे और ये वैक्स को निकाल देंगे तो हमारा ब्लॉक बन जाएगा, समझ गए आप। यानी टू मेक द ब्लॉक्स फॉर प्रिंटिंग पर्पजेस एंड ऑल्सो फॉर द स्टैम्प पर्पजेस वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रोटाइपिंग प्रोसेस, समझ गए ना। जो हमारा डिजाइन चाहिए वो डिजाइन किसके हिसाब से जमा होता है, किसके जरिए में ना, यही जो हमारा आयन जाता है और कैथोड के पास रिडक्शन होके वो उसके जगह पे जमा हो जाता है, आप समझ गए। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इसी तरह देखिए, जो हमने पहले बताया था आटा केबल कॉपर इलेक्ट्रोड, आप याद कीजिए हमने समझाया था जब। तो यहाँ दो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कैथोड है प्योर कॉपर का, और ये इम्प्योर कॉपर का, समझ गए। और इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखी, तो इसमें क्या होगा, ये कॉपर यहाँ से डिजल होता जाएगा और इधर कॉपर डिपॉजिट होगा, अच्छा कॉपर निकलता जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जब कॉपर हमारा निकलता है मेटल एक्सट्रैक्शन के समय पर, उसमें मेटल में और कुछ दूसरा मेटल भी रह जाता है या कुछ इंप्योरिटीज रहता है। तो टू गेट वेरी प्योर मेटल, अगर कॉपर को हमको 100% प्योर चाहिए तो वी विल गो फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। बाय दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इट इज ऑल्सो अप्लाइड और इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। तो यहाँ क्या होगा ना, ये यहाँ रहेगा हमारा इम्प्योर कॉपर यानी रॉ कॉपर और मॉड कॉपर, जो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, तो यहाँ इधर रहेगा, और ये हमारा प्योर कॉपर का स्ट्रिप रहेगा। तो ये कॉपर इसमें डीजल होता जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीजल होता जाएगा, क्योंकि यहाँ Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या हो जाएगा, कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और इधर क्या होगा, ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देकर Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज आटा केबल, है ना। तो ये चलता रहेगा, जितना हमको चाहिए ये खत्म होता जाएगा, हम इसको देते रहेंगे यहाँ इम्प्योर कॉपर, और हम अच्छा कॉपर निकलता जाएंगे, या प्योर कॉपर वी विल गेट इट, समझ गए आप। ये बहुत आसान है। वैसे ही लास्ट वन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन क्या है, लास्ट वन, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जरिए में बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जैसे सोडियम। तो हमने सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसका सोर्स ऑफ और सो सोडियम क्लोराइड से वी हैव टू गेट द सोडियम। तो यहाँ हमने मर्क्यूरी ले लिया, क्या कैथोड, और एनोड ले लिया। तो यहाँ NaCl अगर हम डालेंगे तो NaCl क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, सोडियम जाके कहाँ पर, कैथोड पर, तो प्योर क्लोरीन सोडियम हमारा निकल जाएगा, और क्लोरीन क्या होगा, चला जाएगा एनोड के पास, और क्लोरीन गैस निकल जाएगा, तो सोडियम मेटल वी कैन गेट। द बेस्ट थिंग और द important thing in this process of extraction that the metal obtained by this method is very pure or purest form of metal. No impurities will be inside that metal which is getting extracted by this method. आप समझ गए। तो ये भी अप्लाई होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप देखिए इलेक्ट्रोलिसिस कितने तरह में हमारा अप्लाई होता है, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या जरूरत है। अगर आप केमिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ोगे, बाय द वे आपका भविष्य में आप कहाँ इंजीनियर बने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सॉरी केमिकल इंजीनियर, या किसी इंडस्ट्री में गए, तो यू कैन सी ऑल दिस प्रोसेसेस बिकॉज वी आर सीइंग मेनी थिंग्स ऑल अराउंड। हमारे चारों तरफ जो घर का था, हमारा रील आता है, स्टील का रील आता है, जिंक कोटेड रील आता है ना, इमिटेशन आता है, और रिफाइनिंग जो हमने बोले, आप जाएंगे अगर कहीं जहाँ और इंडस्ट्री में अगर काम करोगे आप, मेटल एक्सट्रैक्शन होता है, वहाँ भी यू विल फाइंड इट। दूसरी बात है जो हमने बताया टाइपिंग,
जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट देयर दिस एप्लीकेशंस. ओके, थैंक यू.